नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से करंट अफेयर्स की क्लास में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में। जो करंट अफेयर्स हैं, फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं क्या चल रही हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेरिस समझौते के बारे में। तो पेरिस समझौते के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले आप ये समझिए कि पेरिस समझौता आखिर है क्या। तो दोस्तों, पेरिस समझौता जो कि अभी रिसेंटली हुआ था 12 दिसंबर 2020 को। कब हुआ है ये? 12 दिसंबर 2020 को। और 12 दिसंबर 2020 को पेरिस समझौता की 5वीं वर्षगांठ थी। इसे याद रखिए। 5वीं वर्षगांठ मतलब इसे 5 साल हो गए हैं इस समझौते को हुए। यानी कि ये 2015 में, 5 साल पहले कब, 2015 में शुरू हुआ था, वो भी 12 दिसंबर को ही। इतना याद हो गया आपको। अभी पेरिस समझौता है किस लिए? तो पेरिस समझौता है ग्लोबल वार्मिंग पर अंकुश लगाने के लिए। कुछ देशों में कितने देश थे? टोटल 196 देश थे। तो 196 देशों ने ग्लोबल वार्मिंग पर अंकुश लगाने के लिए आपस में समझौता किया था। कब किया था? 12 दिसंबर 2015 को। उन्होंने क्या समझौता किया था कि अब जो जिन चीज़ों से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है उन चीज़ों का उत्सर्जन कम से कम करेंगे। उनमें भारत भी शामिल है। तो इस बार जो 2020 में जो पेरिस समझौता हुआ था, वो पेरिस समझौता उसकी 5वीं वर्षगांठ थी। और इस बार का जो पेरिस समझौता है उसका नाम था जलवायु शिखर सम्मेलन, यानी कि क्लाइमेट एम्बिशन समिट। तो क्या नाम है इसका? इसको लिख देता हूँ जिससे कि आपको याद रहेगा। जो 2020 में हुआ था उसका नाम है जलवायु शिखर सम्मेलन। जलवायु शिखर सम्मेलन जो हुआ था, तो इसका जो आयोजन है, या यूँ समझ लीजिए इसका आयोजन या इसकी मेज़बानी किसने की थी? संयुक्त राष्ट्र संघ, कहने का मतलब है यूनाइटेड नेशंस। उसके अलावा ब्रिटेन और फ्रांस, इन तीनों ने, यूके और फ्रांस, इन तीनों ने मिलकर के संयुक्त मेज़बानी की थी इस बार के जलवायु शिखर सम्मेलन यानी कि पेरिस समझौते की। तो चूँकि इस बार पता है कि कोरोना वाला केस है, कोरोना का सीन है, तो इसमें भारत की ओर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ऑनलाइन इसको संबोधन किया था सम्मेलन को, तो उसमें उन्होंने भी यही बात कही थी कि भारत ने, अगर देखा जाए, जैसा कि इसका जो मुख्य लक्ष्य क्या है, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना, तो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए जो उत्सर्जन है उसकी तीव्रता को कम करना है जिससे ग्लोबल वार्मिंग ना बढ़े। तो उन्होंने बताया था प्रधानमंत्री मोदी ने कि 2005 के मुकाबले अगर देखा जाए तो जो उत्सर्जन है उसकी तीव्रता को भारत ने 21% तक कम कर दिया है। और उसके साथ साथ में भारत ने सौर ऊर्जा की क्षमता में भी असाधारण वृद्धि की है। कितनी वृद्धि की है? अगर 2014 से कंपेयर किया जाए तो 2014 में जहाँ पर भारत की जो सौर ऊर्जा की जो क्षमता थी वो 2.63 क्या थी? गीगावाट। ठीक है, वो अभी बढ़कर के 2020 में कितनी हो गई है? 36 गीगावाट हो गई है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सौर ऊर्जा की क्षमता में भारत में असाधारण वृद्धि हुई है। अभी गीगावाट की बात आई है तो ये भी आप याद रख लीजिए, 1 गीगावाट बराबर होता है 1000 मेगावाट। 1 गीगावाट का मतलब होता है 1000 मेगावाट। तो भारत में कितने हजार मेगावाट बढ़ गई है, अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके अलावा हमारे प्रधानमंत्री ने ये भी बताया कि हमारा जो लक्ष्य है वो है, जैसा कि यहाँ पर है कि 2014 में इतनी थी, 20 में इतनी हो गई है, और 22 तक 175 गीगावाट करने का लक्ष्य है भारत का, और 2030 तक 450 गीगावाट करने का लक्ष्य है। कब तक? 2030 तक 450 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करने का भारत का लक्ष्य है। अभी इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं पेरिस समझौते की, तो पेरिस समझौते को जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप ने लास्ट ईयर नवंबर में ये कहते हुए अमेरिका को इस समझौते से बाहर कर लिया था कि
ये जो समझौता है इसके तहत अगर हम ये उत्सर्जन क्षमता कम करेंगे तो उससे अमेरिका में आने वाले समय में यानी कि 2025 तक 25 लाख लोगों की अमेरिकियों की नौकरी जा सकती है। इसीलिए उन्होंने इस समझौते से अमेरिका को बाहर कर लिया था। लेकिन अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है? अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो अभी अभी तत्कालीन बने हैं उनका नाम है, हिंदी में बताता हूँ, जो बाइडेन। जो बाइडेन ने कहा है कि जिस दिन वो राष्ट्रपति बनेंगे यानी कि अभी बन चुके हैं, पहले दिन ही वो पेरिस समझौते से अमेरिका को पुनः जोड़ देंगे। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला था कि अगर इस समझौते के तहत अमेरिका चलेगा तो 2025 तक 25 लाख नौकरी अमेरिका की चली जाएंगी। ये जो समझौता है वो भारत और चीन जैसे देशों के लिए एक फ़ायदे की बात है, बाकी अमेरिका के लिए फ़ायदे की बात नहीं है। तो ये तो बात हो गई पेरिस समझौते की। अभी अगर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने पड़ोसी देश नेपाल की, तो नेपाल में आजकल थोड़ी सी राजनीतिक हलचल चल रही है, उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, जिससे कि अगर क्वेश्चन आता है करंट में नेपाल के बारे में तो आप बता दीजिए। वैसे तो एक पॉलिटिकल मुद्दा है लेकिन फिर भी। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि नेपाल के प्रधानमंत्री कौन थे। अभी जब संसद भंग हुई थी उससे पहले प्रधानमंत्री थे नेपाल के केपी शर्मा ओली। और उनकी जो सत्तारूढ़ जो पार्टी थी उसका नाम था नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। क्या नाम है इसका? एनसीपी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के जो प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली, उनका प्रॉब्लम क्या था कि उनकी इसी पार्टी में ही अंदर दो गुट बढ़ चुके थे। एक गुट है जिसका नेतृत्व कर रहे थे जो पहले रह चुके हैं वहाँ पर पुष्प कमल दहल प्रचंड, और दूसरी के गुट के नेता थे केपी शर्मा ओली। तो जो दूसरा गुट है वो इन पर प्रेशर डाल रहा था इस्तीफा के लिए। लेकिन जैसे ही इन्हें मालूम चला कि इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है या जो भी कुछ है, तो उसके बाद इन्होंने नेपाल की राष्ट्रपति का नाम क्या है आप ज़रा बताएं। नेपाल की राष्ट्रपति का नाम है विद्या देवी भंडारी। इनको भी याद रखिए, नेपाल की राष्ट्रपति का नाम है विद्या देवी भंडारी। तो वहाँ के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को प्रस्ताव किया या संस्तुति दी कि संसद को भंग कर दिया जाए। तो वहाँ पर राष्ट्रपति ने उनकी संस्तुति पर संसद को भंग कर दिया और 30 अप्रैल से 10 मई 2021 के बीच में नए चुनावों की घोषणा भी कर दी। कब से कब तक? 30 अप्रैल 2021 से लेकर के 10 मई, इसके बीच में अगले चुनाव होंगे, ये भी घोषणा कर दी। लेकिन अभी चूंकि ये सब बातें वहाँ पर असंवैधानिक बताई जा रही हैं, क्योंकि नेपाल का जो नया संविधान आया था उसके तहत ऐसा कोई भी नियम नहीं है, जैसा कि वहाँ पर बताया जा रहा है कि वहाँ की सरकार त्रिशंकु यानी कि किसी भी दल को बहुमत ना हो, उसके अलावा अपने कार्यकाल से पहले इसको संसद को भंग कर सके। क्योंकि इस ये सरकार आई थी इसका कार्यकाल 2022 तक था, लेकिन इन्होंने 2020 में ही संसद को भंग कर दिया। तो फिलहाल नेपाल में क्या है, संसद भंग हो चुकी है। वहाँ के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से सिफारिश की थी। अभी हम बात करेंगे एक अफ्रीकी देश मोरक्को। मोरक्को के बारे में आप जानते होंगे। मोरक्को जो कि अफ्रीका का एक देश है और एक अरब देशों की काउंटिंग में भी आता है। और दूसरा देश है जो है इजराइल। इजराइल जिसकी हमेशा फ़िलिस्तीन से लड़ाई रहती है, झगड़ा रहता है। उसके अलावा काफ़ी सारे अरब देशों से भी इसका झगड़ा रहता है। लेकिन अमेरिका की कोशिशों के बाद मोरक्को और इजराइल एक दूसरे के साथ राजनायक यानी एक दूसरे के यहाँ पर अब ये एम्बेसडर राजदूत रखेंगे। तो ऐसा करने पर सहमत हुए और ये सब हुआ है अमेरिका के सपोर्ट की वजह से। इससे पहले मोरक्को और इजराइल के राजनयिक संबंध स्थापित होने से पहले इजराइल का संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई और बहरीन और सूडान, ये जो कंट्री हैं जो कि पहले इजराइल से झगड़ा इनका रहता था, ये 3 कंट्री ने भी अमेरिका के प्रयासों की वजह से ही इजराइल के साथ में अपना जो राजनयिक संबंध है वो स्थापित कर लिया है और उनको सामान्य तौर से चला रहे हैं। तो इसीलिए इन तीनों के बाद की जो अगली कड़ी है वो है मोरक्को। तो वाइट हाउस यानी कि अमेरिका की तरफ से 2020 में दिसंबर में ये बयान आया था, जो कि उनके तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे उस समय डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने
और मोरक्को के राजा कौन है? मोहम्मद सिक्स। मोहम्मद सिक्स जो मोरक्को के राजा हैं, उनकी जब बातचीत हुई थी डोनाल्ड ट्रंप से, इसके बाद मोरक्को के राजा हैं उस मुद्दे पर सहमत हुए हैं। लेकिन उसमें एक बात सामने आई है कि मोरक्को और इजराइल एक साथ में राजनयिक संबंध बहाल कर रहे हैं, लेकिन ये कब हो रहा है कि जब उन्हें एक ये आश्वासन दिया गया है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा आश्वासन क्या दिया गया है कि जो विवादित पश्चिमी सहारा है, यानी कि मोरक्को, आप जब मैप में देखेंगे सहारा जो रेगिस्तान है उसके पश्चिमी साइड में ही है, तो पश्चिमी जो सहारा एरिया है, जो विवादित एरिया है, जो कि मोरक्को और अल्जीरिया के आसपास है, तो वहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि कुछ लोग यानी कि पॉलिसारियो जिन्हें बोलते हैं, पॉलिसारियो फ्रंट, इसका भी नाम आप लिख लीजिए, पॉलिसारियो फ्रंट। जो पॉलिसारियो फ्रंट हैं वो इस एरिया को, जो विवादित एरिया है, उसे एक नया देश बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसको उन लोगों को, जो पॉलिसारियो फ्रंट को पूर्ण समर्थन देता है अल्जीरिया। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ने मोरक्को से कहा है कि वो इस विवादित ज़मीन पर उनका समर्थन करेंगे। तो जब ये आश्वासन मिला है उसके बाद मोरक्को इजराइल के साथ में राजनयिक संबंध रखने के लिए तैयार हुआ है। इजराइल के प्रधानमंत्री फ़िलहाल कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि उस समय इजराइल के प्रधानमंत्री थे दिसंबर में, और मोरक्को के साथ उन्होंने समझौते को ऐतिहासिक बताया है। और इसके अलावा मोरक्को ने भी इसकी पुष्टि की है और बताया है कि बहुत बड़ा कदम है। लेकिन दूसरी तरफ जिससे इजराइल का हमेशा झगड़ा रहता है वो है फ़िलिस्तीन। फ़िलिस्तीन ने इन दोनों के संबंधों को सही नहीं बताया है। उन्होंने बोला है, निंदा की है कि जो अरब राष्ट्र हैं वो अब अपने समझौते को तोड़ रहे हैं, क्योंकि जो अरब कंट्री थे उनका एक समझौता हुआ था कि सबसे पहले फ़िलिस्तीन को एक पूर्ण देश बनाएंगे, उसके बाद ही इजराइल के साथ कोई बातचीत होगी। लेकिन मोरक्को, यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और सूडान, इन चारों देशों ने इजराइल के साथ में जो राजनयिक संबंध हैं वो बना लिए हैं। अभी बात करेंगे भारत और उज्बेकिस्तान के साथ शिखर वार्ता की। उज्बेकिस्तान जो कि भारत के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट एक कंट्री है। उज्बेकिस्तान और भारत के बीच में एक द्विपक्षीय शिखर वार्ता हुई थी। कब हुई थी? 11 दिसंबर 2020 को। अगर क्वेश्चन आता है ये कब हुई थी तो इसे याद रखिए, 11 दिसंबर 2020 को। कोरोना की वजह से, या कोरोना जो वायरस है इसके प्रभाव की वजह से, ये वर्चुअल तरीके से इसकी वार्ता हुई थी, यानी कि ऑनलाइन हुई थी। और इस वार्ता की जो सह अध्यक्षता है वो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति हैं शावकत मिर्जियोयेव। ये भी याद रखिए, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति कौन हैं? शावकत, इनका नाम याद रखें, शावकत मिर्जियोयेव। अगर क्वेश्चन आता है कि भारत उज्बेकिस्तान की जो शिखर वार्ता है उसमें उज्बेकिस्तान की तरफ से किसने भाग लिया था, तो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं शावकत मिर्जियोयेव, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें हिस्सा लिया था वर्चुअल तरीके से। इसके पहले वहाँ के जो राष्ट्रपति मिर्जियोयेव हैं, इन्होंने इन्हीं सभी संबंधों के सिलसिले में भारत की यात्रा भी की थी 2018 सितंबर में और जनवरी 2019 में। इन दोनों ही देशों की जो बातचीत थी उसके जो मुख्य अगर पॉइंट माने जाएं तो सबसे पहली तो मुख्य पॉइंट था कि कोविड के टाइम पे भारत ने जो हेल्प की थी उसके बारे में। उसके अलावा भारत ने उज्बेकिस्तान को, आप याद रखिए इस चीज़ को, 448 मिलियन डॉलर का जो ऋण है उसको भी मंजूरी दी है। 448 कितने मिलियन डॉलर ये भारत ने उज्बेकिस्तान को दिए हैं। क्यों दिए हैं? क्योंकि वहाँ पर जो सड़क निर्माण, सीवेज या फिर ट्रीटमेंट वाला जो हॉस्पिटल एरिया और जो सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के लिए भारत ने उनको ये मदद दी है, या फिर यूँ कहिए जो लोन दिया है उनको, उसकी मंजूरी की भी बात कही थी इसमें। उसके अलावा इन लोगों ने आपस में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और बिजनेस टू बिजनेस जो संबंध है इन पर भी विस्तार देने के लिए कहा है। और जो आतंकवाद है उसको किसी भी रूप में उन्होंने कड़ी निंदा की है। और अफ़गानिस्तान में भी जो शांति है वो भी वहाँ पर शांति रखने के लिए दोनों तरफ से कोशिश करने का भी इन्होंने आपस में बातचीत की है। तो ये तो कुछ मुख्य पॉइंट थे।
इस पूरे के पूरे टॉपिक में आपको याद ये रखना है कि 11 दिसंबर 2020 को भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में शिखर वार्ता हुई थी, जिसमें भारत की ओर से पीएम मोदी और उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट शावकत मिर्जियोयेव इन्होंने शिरकत की या फिर ऑनलाइन बात की, और भारत ने वहाँ पर विकास के काम के लिए 448 मिलियन डॉलर का उन्हें लोन देने की बात भी इसमें दोहराई थी कि लोन की मंजूरी हो गई है। उसके अलावा अगर हम बात करें शंघाई सहयोग संगठन, तो शंघाई सहयोग संगठन के देशों के लिए भारत का सिनेमा स्कोप एक कार्यक्रम आया है। सिनेमा स्कोप यानी कि जो शंघाई एससीओ बोलते हैं, जिसे शंघाई सहयोग संगठन के जो देश हैं, तो उन सभी देशों के लिए भारत ने एक फिल्मों की एक सीरीज जारी की है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर लिख दीजिए एससीओ। एससीओ का मतलब क्या है? शंघाई सहयोग संगठन। तो शंघाई सहयोग संगठन, शंघाई कहाँ पर है? चाइना में है। तो शंघाई सहयोग संगठन के जो भी देश हैं, उन सभी देशों के लिए इंडिया ने कुछ फिल्मों की एक सीरीज जारी की है। तो जो शंघाई सहयोग संगठन जो एससीओ है, इसके जो महासचिव हैं वो कौन है? व्लादिमीर नोरोव। याद रखिए इसके महासचिव, इनका नाम है, क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, इसलिए व्लादिमीर नोरोव। तो व्लादिमीर नोरोव, और चाइना में जो यानी कि बीजिंग में जो भारत के जो राजदूत हैं विक्रम मिश्री, इन लोगों ने आपस में बातचीत की। इनके सहयोग और उनके संगठन की वजह से जो भारतीय दूतावास है चाइना में, उस एरिया में एक कार्यक्रम का भी उद्घाटन हुआ था। वो कब हुआ था? 12 दिसंबर 2020 को। तो उसी कार्यक्रम में बताया गया था कि 2 दर्जन से अधिक जो भारतीय फिल्में हैं उनका जो रूपांतरण है, भाषांतरण किया गया है, रूसी भाषा में उनको चेंज किया गया है और उनको वहाँ पर चलाया जाएगा। और इस श्रृंखला की सबसे पहली मूवी है वो है 3 इडियट्स, आमिर खान की मूवी है। और इस तरीके से ये दिसंबर 2023 तक इनका प्रदर्शन किया जाएगा। आप लोगों को एवरेस्ट शिखर की यानी कि एवरेस्ट जो चोटी है उसकी ऊंचाई के बारे में मालूम होगा। अक्सर हम किताबों में पढ़ते हैं कि जो माउंट एवरेस्ट है, बात हो रही है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है उसकी ऊंचाई कितनी है? अभी तक हम जो पढ़ते थे वो थी 8,848 मीटर। ये भारत में इसकी मान्यता थी। तो जो दुनिया का जो सर्वोच्च शिखर माना जाता है एवरेस्ट, लेकिन इसकी ऊंचाई के विषय में कुछ आपस में मतभेद थे। किसमें? क्योंकि ये जो एवरेस्ट है वो कहाँ पर है? एवरेस्ट है नेपाल और चीन के बॉर्डर पर, नेपाल और चीन की सीमा पर है एवरेस्ट। और नेपाल और चीन दोनों ही लोग इसमें अलग अलग इसकी ऊंचाई मानते थे। नेपाल मानता था 8,848 मीटर, जो कि और भी जगह मानी जाती है, लेकिन चाइना जो कि बोला करता था 8,844 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये लोग बोलते कैसे थे? क्योंकि जो सर्वे ऑफ इंडिया 1954 में जो गणना की गई थी उसके आधार पर, क्योंकि उस समय ये गणना की गई थी 1954 में, याद रखिए कब हुई थी इसकी गणना? 1954 में। और उस समय आजकल की तरह सिस्टम नहीं थे, तो उस समय जो इसकी माप है वो ज्यामितीय उपकरण पर आधारित थी। तो इसकी जो ऊंचाई है उस समय जहाँ पर सर्वे ऑफ इंडिया ने बताई थी 8,848 मीटर, ये है मीटर में। अगर हम फुट की बात करेंगे तो फुट में ये हो जाएगी 29,028 फुट। कितनी? 29,028 फुट ये मानी गई थी सर्वे ऑफ इंडिया में। इसे नेपाल भी मानता था, लेकिन जो चाइना है, चाइना का आकलन बोलता था कि 8,844.43 मीटर है, यानी कि 8,844.43 मीटर यहाँ की ऊंचाई है। ये 48 नहीं है, 44 है, उनका ये बोलना था। अगर फुट में बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 29,017 फीट। इतना अंतर आ रहा था। लेकिन इसके अलावा एक और आकलन किया गया था, वो था अमेरिकन टीम का। तो अमेरिका की जो टीम थी, नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी अमेरिका के द्वारा, जो कि 1999 में किया था अमेरिका ने, 1999 में नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी अमेरिका ने, उन्होंने बताया था इसकी ऊंचाई है 8,850 मीटर। तो
तो ये 3 बातें सामने आ रही थी, इनके हिसाब से हो जाएगा 29,035 फीट। ये हो गया तीनों अलग अलग। लेकिन उसके बाद जब चाइना के राष्ट्रपति नेपाल के दौरे पर आए थे तो इन लोगों ने एक दोबारा से इसकी ऊंचाई के बारे में मतभेद हटाने के लिए या दोबारा इसका आकलन करने के लिए जो बातें की गई थी, तो उसके बाद अब जो नया जो रिपोर्ट सामने आई है उसके अनुसार कि इन्होंने जो साझा जो आकलन किया है तो उसके अनुसार जो विश्व का सर्वोच्च शिखर है एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई जो नई ऊंचाई मानी जाती है वो है 8,848.86 मीटर, यानी कि 0.86 मीटर की वृद्धि हुई है। तो अभी अगर फुट में बात करेंगे तो हो जाता है 29,031.69 फीट। ये हो गई ऊंचाई, अभी जो नई ऊंचाई है। पहले जो कि 8,848 मीटर थी तो उससे ये 3 फीट का अंतर है। तो कितना अंतर आया है इसमें? इसमें अंतर आया है 3 फुट का। तो अगर अभी बात की जाए तो ताज़ा आंकड़ों के अनुसार जो उसकी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848.86 मीटर, 3 फीट का इसमें अंतर आया हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 2015 में जब भूकंप आए थे नेपाल और इस एरिया में, तो उस समय कुछ लोगों ने अंदाज़ा लगाया था कि एवरेस्ट शिखर की ऊंचाई में वृद्धि हो सकती है, और इस आकलन से नेपाल और चाइना के जो आकलन थे उनमें मतभेद भी खत्म हो गया है। तो इस तरीके से एवरेस्ट की अगर आपसे पूछा जाता है कि नई ऊंचाई क्या है तो वो है 8,848.86 मीटर। चंद्रमा पर चाइना ने अपना एक मिशन जो चलाया था, तो चीन का जो मिशन था चांग-ई 5। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चंद्रमा, उसमें चीन के मिशन की बात है, वो है चांग-ई 5। तो चंद्रमा की सतह से मिट्टी और चट्टानों के नमूने लेने के लिए ये जो चांग-ई 5 मिशन है उसका मेन काम क्या था? मिट्टी और चट्टानों का नमूना लेने के लिए चीन ने 23 नवंबर 2020 को इसको प्रक्षेपित किया था। कब भेजा था? अगर क्वेश्चन आता है तो याद रखिए 23 नवंबर 2020 को इसको प्रक्षेपित किया था। प्रक्षेपित समय हो गया 23 नवंबर 2020। नाम है इसका चांग-ई 5 मिशन, और यह 16 दिसंबर 2020 को धरती पर वापस आया है। और इसका जो प्रक्षेपण किया गया था वो किया गया था वेनचांग प्रक्षेपण केंद्र से। क्या नाम है? ये तो आ गया वापस आने का टाइम। प्रक्षेपण हुआ था वेनचांग केंद्र है जो कि एक प्रक्षेपण केंद्र है, वहाँ से इसका प्रक्षेपण किया गया था। और इसके जो रोबोटिक लैंडर और असेंडर हैं जो कि 1 दिसंबर 2020 को चंद्रमा की फोर साइड में उतरे थे। इस चीज़ को आप याद रखिए क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मिशन है चाइना की तरफ से। बहुत समय के बाद कोई यान है जो कि मिट्टी, सतह से मिट्टी या चट्टान की मिट्टी लेकर के आया है। और ये जो मिट्टी के सैंपल लेके आए हैं वो कितना सैंपल लेकर आए हैं, अगर पूछा जाता है, मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है, तो वो सैंपल लेके आए हैं 1731 ग्राम वजन का सैंपल लेकर के आए हैं चंद्रमा की सतह से मिट्टी और चट्टानों के, इन दोनों के लेकर के आए हैं। अब अगर बात की जाए ऐसा करने वाला चाइना अब कौन सा देश हो गया है, तो ऐसा करने वाला चाइना अब 3rd कंट्री हो गया है। इससे पहले कौन कौन था? सोवियत संघ, यानी कि उस समय बोला जाता था USSR, और US यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, और अब हो गया है चाइना। इन 3 देशों ने अभी तक ऐसा किया है कि चंद्रमा की सतह से मिट्टी को लेकर के आए हैं। अब अगर हम बात करेंगे पुराने मिशन के बारे में जो कि USSR और अमेरिका के समय की बात है, तो थोड़ी सी जानकारी आपको देता हूँ कि जुलाई 1969 में, याद रखिए इस डेट को, ये डेट अक्सर आती है, जुलाई 1969। जुलाई 1969 में अमेरिका का अपोलो 11 मिशन था। कौन सा था? US लिख देता हूँ मैं, US का अपोलो 11 मिशन गया था चंद्रमा के लिए। और 1970 में USSR का लूना 16 गया था। ये कब गया था? 1970 में, 1 साल के बाद। किसका? USSR का लूना 16 मिशन गया था। उसके बाद 1972 में लूना 20 और 1976 में लूना 24। कब कब?
1972 में और 76 में, ये दोनों यूएसएसआर के ही थे। लूना 20 गया था और 1976 में लूना 24 गया था। ये सभी जो कि चंद्रमा पर भेजे गए थे। अब इनमें से सतह से चट्टानें कौन कौन लेके आया था, अगर हम बात करेंगे इसमें से, तो इसमें से जो चट्टानें लेकर के आया था वो था लूना 11 जो कि 101 ग्राम, और लूना 20 और 30, लूना 20 जो कि 30 ग्राम और लूना 24 जो कि 170 ग्राम लेकर के पृथ्वी पर लौटा था। ठीक है ना, कितना कितना लेकर के लौटे थे, ये जो लूना 20 है वो लेकर के आया था 30 ग्राम, और जो लूना 24 है ये लेकर के आया था 170 ग्राम। बस थोड़ी आपकी जानकारी के लिए बातें हैं। अब अगर देखा जाए तो 44 साल के बाद चाइना ने जो भेजा है, जो मिट्टी और चट्टानों के जो नमूने लेकर के आया है, ऐसी घटना यानी कि ऐसा करने वाला चाइना अब तीसरा देश है जो कि 44 साल के बाद ऐसा कोई दूसरा कंट्री यहाँ से गया है ये सब करने के लिए। तो आप इसको याद रखिए। उसका मिशन का नाम क्या बताया था मैंने, चांग-ई 5 मिशन है, और 23 नवंबर 2020 को इसका प्रक्षेपण हुआ था। ये डेट याद रखिए, प्रक्षेपण 23 नवंबर 2020। 16 दिसंबर 2020 को ये वापस आया था। बेनचांग केंद्र से प्रक्षेपण हुआ था। 1731 ग्राम नमूने लेकर के आया है, और ऐसा करने वाला चाइना थर्ड कंट्री बन गया है। किस किस के बाद, यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ और अमेरिका के बाद चाइना थर्ड कंट्री है। इससे पहले जुलाई 1969, 70 और 72 में ऐसे मिशन भेजे गए थे। अभी ये तो बात हो गई थी चंद्रमा के नमूनों के बारे में। उसके अलावा हमारा उस चाइना का ही एक पड़ोसी देश है, वो है जापान। जापान ने भी कहीं से नमूने प्राप्त किए हैं, लेकिन वो चंद्रमा से नहीं। तो जापान का जो अंतरिक्ष यान है उसका नाम है हायाबुसा। हायाबुसा 2 जो अंतरिक्ष यान है, ये गया हुआ था एक क्षुद्र ग्रह है जो कि पृथ्वी के निकट ही है, जिसका नाम है रियुगु। रियुगु क्षुद्र ग्रह यहाँ पर गया हुआ था। तो रियुगु जो क्षुद्र ग्रह है, यहाँ की सतह से मिट्टी के नमूने के लिए जो जापान की एक अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका नाम है जाक्सा, जैसे अमेरिका की नासा है, इंडिया में इसरो है, ऐसे जापान की जो एजेंसी है उसका नाम है जाक्सा। इन्होंने 3 दिसंबर 2014 को हायाबुसा 2, तो इसका डेट क्या हो गया इसको भी याद रखिए, 3 दिसंबर 2020 को इसका प्रक्षेपण किया था, और यह अपना मिशन पूरा करके 5 दिसंबर 2020 को पृथ्वी पर वापस लौट आया। ठीक है, सॉरी 3 दिसंबर 2014 को इसको भेजा था, और यह 5 दिसंबर 2020 को वापस आया है। 27 जून 2018 को यह क्षुद्र ग्रह पर पहुंच गया था, और 1.5 साल तक यह उसी क्षुद्र ग्रह के पास रहते हुए जापान का जो हायाबुसा 2 है, इसने अंतरिक्ष यान द्वारा पृथ्वी के 18 करोड़ किलोमीटर दूर, तो ये जो रियुगु जो क्षुद्र ग्रह है ये धरती से कितना दूर था, 18 करोड़ किलोमीटर दूर है ये। वहाँ से ये लेकर के आया 2014 में, यहाँ से लॉन्च किया गया था, और ये 2020 में अब लौट करके आया है दिसंबर में। उसके बाद ये वापस लौट करके जापान नहीं पहुँचा था। ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है वोमेरा। कौन सा शहर है ऑस्ट्रेलिया का, वोमेरा। ये कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया। तो वोमेरा जो कि ऑस्ट्रेलिया का शहर है, वहाँ पर इसने ये जो सैंपल वाला एक कैप्सूल था वो वहाँ उतार दिया था। बाद में जापान की जो एजेंसी है ये जाक्सा, इन्होंने और ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने उस जो सैंपल में जो ट्रांसमीटर लगाया था उसकी सहायता से इसको ढूंढा था और इस कैप्सूल को पा लिया था। तो इस तरीके से जापान, जिस तरीके से चाइना चंद्रमा से लेकर के आया, उसी तरीके जापान जो क्षुद्र ग्रह है, एस्टेरॉयड है रियुगु, जो कि दुनिया से 18 करोड़ किलोमीटर दूर है, वहाँ से लेकर के आया। उसका नाम है हायाबुसा। 2014 में भेजा था, अभी ये दिसंबर 2020 में लौट करके आया है। चाइना ने एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया है। उसका नाम क्या है, क्या आपको मालूम है?
तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जिन्हें बोलते हैं हम EOS, इंडिया भी लॉन्च करता है पृथ्वी के अवलोकन के लिए। तो चाइना ने जो लॉन्च किया है उसका नाम है गाओफेन 14। गाओफेन 14 के लॉन्च के बाद सबसे खास बात क्या है कि अब चाइना पूरी दुनिया पर कहीं से भी नज़र रख सकता है। पृथ्वी पर सटीक निगरानी के लिए चाइना ने एक बहुत ही अच्छी किस्म का ये जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है गाओफेन 14, इसे कहाँ पर 6 दिसंबर 2020 को, डेट याद रखिए, 6 दिसंबर 2020 को जो पृथ्वी की जो निचली कक्षा है वहाँ पर इसको स्थापित किया है। ठीक है, पृथ्वी की जो निचली कक्षा यानी नज़दीक की कक्षा है वहाँ पर स्थापित किया है। और इसे लॉन्च कहाँ से किया था? शीचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया था। अभी क्या हो गया है, ये जो गाओफेन 14 है इसके बाद वह पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र की वो तस्वीरें ले सकते हैं। जो गाओफेन उपग्रह है इसकी जो श्रृंखला है वो श्रृंखला क्या है कि चीन के जो अवलोकन उपग्रह हैं उनकी श्रृंखला, यानी कि चीन को ऑब्जर्व करने के लिए जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हैं उनके लिए श्रृंखला है। तो अभी जो गाओफेन 13 था वो 11 अक्टूबर 2020 को भेजा गया था, अभी ये हो गया है गाओफेन 14। तो अब इस तरीके से इसके लॉन्च होने के बाद जो चाइना है वो किसी भी पृथ्वी के किसी भी भाग पर अब अपनी नज़र रख सकता है, कहीं पर भी इसका अवलोकन कर सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का अगला वीडियो मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा, और भी बहुत सारी घटनाएं हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और साथ ही साथ बताइए कि इसमें और मैं क्या चीज़ों का सुधार कर सकता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।